नेक्स्ट टर्म इसमें आती है कंटिन्यूअस एन्युटी। कंटिन्यूअस एन्युटी, जब भी पेमेंट बहुत फ्रीक्वेंट जैसे वीकली या डेली हो रही हो, देन वी कंसिडर इट एज एन्युटीज पेबल कंटिन्यूअसली। ठीक है ना, यानी जैसे मैं कहता हूं जी मुझे हर हफ्ते पैसा चाहिए तो मैं उसको कंटिन्यूअसली मान लूंगा, हर रोज चाहिए मैं भी उसको कंटिन्यूअसली मान लूंगा। सो इस केस में जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो होगी ए बार डिपेंडिंग अपॉन टोटल लाइफ, नॉट ऑन कटेड लाइफ। एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू जो होती है उसकी नोटेशन होती है ए बार एक्स। ए बार एक्स हो जाएगा 0 to infinity ए बार टी इंटू उसका पीडीएफ। यही होता है ना एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, जहां पर भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का निकालना होता है। सो ये हो जाएगा हमारा ए बार एक्स हो जाएगा हमारा 0 to infinity ए बार टी इंटू टी पी एक्स म्यू एक्स प्लस टी डी टी। टी पी एक्स म्यू एक्स प्लस टी डी टी। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, देखो एफ एक्स टी क्या होता था, एफ एक्स टी होता था टी पी एक्स इंटू म्यू एक्स प्लस टी, जिसको अगर आपको याद हो जब हमने चैप्टर लाइफ टेबल किया था तो जहां पर मैंने पीडीएफ इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने कहा था कि इट इज ईदर द डेरिवेटिव ऑफ टी क्यू एक्स और द डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव टी पी एक्स। ठीक है, या तो डेरिवेटिव ऑफ टी क्यू एक्स था या डेरिवेटिव ऑफ माइनस टी पी एक्स था। तो ए बार टी को हम इन जनरल 0 to टी इंटू वी पावर एस डी एस लिख सकते हैं। ये हमने जब लेवल एन्युटी में किया था पेबल कंटिन्यूअसली तो मैंने चीजें बताई थी कि रेट ऑफ पेमेंट यहां पे 1 है, तो ए बार टी इज 0 से टी तक रो टी वी टी। मैंने बताया था ए बार टी इज 0 से टी तक रो टी वी टी डी टी। ये हमारा ए बार टी हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि टी यहां पे हमारा ऑलरेडी वेरिएबल था इसलिए मैंने यहां पर वी पावर एस इंटू डी एस लिखा। अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ ए बार टी की बात करूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वी टी होगा। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ, अब आपको लग रहा होगा डेरिवेटिव ऑफ ए बार टी वी पावर टी कैसे आ गया। देखो डेरिवेटिव ऑफ ए बार टी बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस वी पावर टी अपॉन डेल्टा, विच इज 1 बाय डेल्टा एज इट इज। 1 का डेरिवेटिव 0, वी पावर टी का क्या होगा, वी पावर टी इंटू लॉग वी। ठीक है, वी पावर टी इंटू लॉग वी। लॉग वी क्या होता है, माइनस डेल्टा होता है, तो माइनस से माइनस कट गया, डेल्टा से डेल्टा, तो ये वी पावर टी आ गया। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये क्या जा रहा हूं मैं इसके डेरिवेशन के लिए, ठीक है, कि ये चीज का रिजल्ट क्या आएगा उस चीज के लिए आपको मतलब बता रहा हूं कि इसका आंसर जो जनरल रीजनिंग से हम जहां पे पहुंचते हैं वो आंसर पे हम कैसे पहुंचेंगे। चलो मैंने 2 चीजें लिख के रख ली, एक ये कि ये इसके बराबर होता है और दूसरी मैंने आपको ये बताई कि डेरिवेटिव ऑफ ए बार टी जो होता है वी पावर टी के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारा इसको इंटीग्रेट करना है। इसको अगर मैं फर्स्ट और इसको मैं सेकंड मान के बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करता हूं, फर्स्ट और सेकंड मान के, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जी फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, तो ये क्या बनेगा,
ये बनेगा आपका माइनस TPX, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि TPX म्यू एक्स प्लस टी इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ TPX होता है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो TPA माइनस TPX के बराबर होगा। माइनस में इसका डेरिवेटिव मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, v पावर t के बराबर होता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस TPX होता है dt। a बार इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी px माइनस a बार 0 इंटू 0 px प्लस 0 से इंफिनिटी v पावर t इंटू TPX dt। a बार इंफिनिटी कुछ भी हो, ठीक है, a बार इंफिनिटी कुछ भी हो। अब ठीक है, a बार इंफिनिटी हमारा 1 बाय डेल्टा हो जाएगा, बट इंफिनिटी p0 का x का मतलब क्या हुआ, एक x एज का बंदा इन्फाइनाइट ईयर तक जिंदा रहे, यानी कि अमर हो जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो 0 इंटू समथिंग इज 0, और a बार 0 अपने आप में क्या है, a बार 0 इज 0। अब 0 px क्या होता है, x एज का बंदा x प्लस 0 पे जिंदा हो, जो x पे जिंदा था वो x प्लस 0 पे तो जिंदा ही होगा, ठीक है, तो वो 1 के बराबर है। बट इस केस में ये टर्म 0 हो गई, इसलिए ये भी 0 हो गया। तो बचा सिर्फ क्या, 0 टू इंफिनिटी v पावर t इंटू TPX dt, ठीक है। सो a बार x इज 0 टू इंफिनिटी v पावर t इंटू TPX dt। तो आपको याद होगा जब जनरल रीजनिंग से हम करते थे तो हम सीधा क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं a बार x इज नथिंग बट कि इनफाइनाइट पेमेंट हो रही हैं। तो हमारे केस में पूरे साल का रेट ऑफ पेमेंट क्या है, 1 है, ठीक है, 0 से इनफाइनाइट तक पेमेंट होनी है, हर एक को प्रेजेंट में लाना है, v पावर t से मल्टीप्लाई करना है, प्रोवाइडेड कि वहां पे वो जिंदा हो, तो इसलिए TPX से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, हमने जब AX किया था तो हमने j इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक v पावर j इंटू JPX किया था, यानी यही था सेम। a ड्यू x किया था तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो गया था, यानी सेम था। हर केस में v पावर j इंटू JPX कर रहे हैं। जब डिस्क्रीट पेमेंट्स थी तो हमने समेशन यूज कर लिया था, और कंटिन्यूस पेमेंट है तो हमें इसमें इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना हो, वेरिएंस ऑफ a बार TX, दिस इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ 1 माइनस VTX अपॉन डेल्टा। ये हो गया 1 बाय डेल्टा स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ VTX। VTX क्या था, होल लाइफ एश्योरेंस विन विच पेमेंट इज मेड इमीडिएटली आफ्टर डेथ। तो उसका अगर याद हो तो वेरिएंस ये हुआ करता था, तो वेरिएंस हमारा ये हो गया, ठीक है। अगर टेम्परेरी एन्युटी में होता कि इमीडिएटली मतलब कंटिन्यूस पेमेंट होती, तो ये बनता 0 से n तक, ठीक है। एन डेफर्ड a बार x क्या होता, a बार xn या vn npx a बार x प्लस n। सेम वही रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली याद रखने, देयर इज नो नीड टू डिराइव देम। अब क्वेश्चन ये आता है कि a बार x तो टेबल में है नहीं, ठीक है ना, a बार x तो हमें टेबल में दिया नहीं हुआ। तो अब a बार x की अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं। तो देखो a बार x, आपको ये पता है कि a ड्यू x और ax को अगर हम देखें तो पहला प्रेजेंट वैल्यू, जैसे a ड्यू x की मैं बात करूं तो a ड्यू x क्या होता है, जिसमें कि पेमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, और दूसरे में कहां होता है, जो a बार x होता है उसमें पेमेंट कहां से स्टार्ट हो जाती है, a बार x में पेमेंट स्टार्ट होती है 1 से, यानी पहली पेमेंट यहां होनी है और यहां पर पहली पेमेंट 1 पे होनी है। तो अगर a ड्यू x और ax को देखें तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते टाइम हमने बोला कि पहले में पेमेंट 0 से स्टार्ट हो रही है और दूसरे में पेमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। पर जब हम a बार x की बात करते हैं तो 1 रुपी को हमने इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड करके यूनिफॉर्मली पे किया है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो रुपी 1 है दैट इज पेबल एट द मिडल ऑफ द ईयर, ठीक है ना, कि हम a बार x के केस में क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ना तो 0 पे ना 1 पे, हमने हाफ पे 1 रुपी पे कर दिया है, ठीक है।
सो जैसे ए ड्यू एक्स और ए एक्स में 1 का गैप होता था, ए ड्यू एक्स में से 1 माइनस करते थे तो ए एक्स की वैल्यू आती थी। सो ए ड्यू एक्स और ए एक्स में 1 का गैप होता है, तो ए ड्यू एक्स एंड ए बार एक्स में हाफ का डिफरेंस होगा, ए ड्यू एक्स और ए बार एक्स में हाफ का डिफरेंस होगा, और ए ड्यू एक्स जो ए एक्स और ए बार एक्स में भी हाफ का डिफरेंस होगा, यानी कि ए ड्यू जो होगा ये ए बार एक्स से ज़्यादा होगा और ये हमारा ए एक्स से ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ए ड्यू एक्स में और ए एक्स में 1 का गैप था, तो ए ड्यू एक्स और ए बार एक्स में हाफ का गैप, और ए बार एक्स में और ए एक्स में भी हाफ का गैप हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि ए ड्यू एक्स में से हाफ माइनस कर दिया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली ए बार एक्स की वैल्यू आ जाती है, एंड ए बार एक्स निकालने के लिए हम ए एक्स में हाफ ऐड भी अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम इस चीज का लॉजिक जानना चाहें कि ए ड्यू एक्स जो है वो हमारा ए बार एक्स से ज़्यादा क्यों है और वो ए एक्स से ज़्यादा क्यों है, देखो जो पेमेंट अंडर एन्युटी ड्यू होती है ना, दे आर पेड अर्लियर। तो कोई भी चीज़ अगर जल्दी पे हो रही है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि वैल्यू ऑफ एन्युटी विद अर्लियर पेमेंट विल हैव हायर प्रेजेंट वैल्यू प्रोवाइडेड आई इज पॉजिटिव और आई नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, ए ड्यू 1 होता है, जबकि A1 जो होता है वी होता है जो कि लेस देन 1 होता है, यानी कि ए ड्यू 1 हमारा क्या हुआ, A1 से ग्रेटर हुआ। ठीक है, तो सिमिलर केस है कि कभी भी अगर ए ड्यू होगा वो ए बार एक्स से ज्यादा होगा और ए बार एक्स जो होगा वो ए एक्स से ज्यादा होगा। ठीक है, सो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स की बात भी करूं तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट भी एन्युटी ड्यू के केस में ना सबसे ज्यादा होंगी, क्योंकि जिस साल में डेथ होगी उस साल ए ड्यू एक्स के केस में शुरू में मिल चुकी होगी, जबकि ए बार एक्स में हाफ ईयर तक मिल चुकी होगी, बाकी नहीं मिलेंगी, और ए एक्स में कोई भी नहीं मिलेगी। तो ये भी रीजन है कि ए ड्यू जो होता है हमारा ए बार एक्स से ग्रेटर होता है और वो जो है ए एक्स से ग्रेटर होता है। दोबारा बताता हूं मैं, एन्युटी ड्यू के केस में पेमेंट सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि जिस साल डेथ होनी है उस साल की भी मिल चुकी है। ए बार के जो ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में उस साल की नहीं मिली है, तो एक पेमेंट हमेशा एन्युटी ड्यू के केस में ज्यादा होती है। ए बार एक्स में भी हम क्या कह रहे हैं, अगर यूनिफॉर्मली भी मिल रही हैं तो मिडल ईयर तक भी, अगर मिडल ईयर से पहले मर जाता है, मतलब वो तो क्योंकि यूनिफॉर्मली मिल रही है तो हम मान रहे हैं कि हर रोज ही मिल रही होगी या हर वीक ही मिल रही होगी। सो ए बार एक्स में जब तक जिंदा रहेगा उसकी ड्यू से तो पेमेंट्स कम होंगी, और ड्यू से तो, क्योंकि ड्यू के केस में तो पहले ही साल के पहले ही दिन सारे साल का पैसा इकट्ठा मिल गया। ए बार के केस में कुछ जब तक वो जिंदा रहा तब तक तो मिलता रहेगा, जैसे ही मर गया मिलना बंद हो जाएगा, यानी कि ए बार एक्स की एनुटीज का जो अमाउंट टोटल मिलेगा वो थोड़ा सा उससे ए ड्यू एक्स से तो कम होगा, और ए एक्स के केस में सबसे कम होगा, क्योंकि अगर उस साल के अंदर मरा तो उस साल की तो कोई भी पेमेंट उसको मिलने वाली नहीं है। अगर हम टेम्परेरी एन्युटी पेबल कंटिन्यूअसली की बात करें, यानी कि ए बार एक्स एन की बात करें, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं होल लाइफ माइनस वी एन एन पी एक्स ए बार एक्स प्लस एन। ए बार एक्स का मैंने अप्रोक्सीमेशन बताया, ए ड्यू एक्स माइनस हाफ होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ए ड्यू एक्स प्लस एन माइनस हाफ हो जाएगा, विच इज नथिंग बट ए ड्यू एक्स माइनस वी एन एन पी एक्स ए ड्यू एक्स प्लस एन माइनस हाफ कॉमन ले लिया तो अंदर 1 माइनस वी एन एन पी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया ए ड्यू एक्स एन माइनस 1/2 1 माइनस वी एन एन पी एक्स। तो अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए हो तो आपके लिए ये डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मैं कहता हूं मुझे ए बार 50-15 की वैल्यू चाहिए AM92 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो मैं क्या करूं, फॉर्मूला क्या कहता है,
ए ड्यू 50-15, ये आपको डायरेक्टली टेबल में मिल जाएगा। 1 माइनस वी 15 हो जाएगा। AM 92 से 15P50 की वैल्यू निकल जाएगी। V15 तो आपको 1.04 से मिल जाएगा और ये वैल्यू आपको टेबल के अंदर डायरेक्टली दे रखी है, क्योंकि x और n का सम हमारा क्या है, 65 है, और 65 के केस में वैल्यू डायरेक्टली आपके पास अवेलेबल होती है। ठीक है, चलिए ये एक एग्जांपल 6 देखते हैं। 25 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर एक्स एज के पर्सन को हमने दी है, मैक्सिमम x प्लस 25 तक जानी है। अगर डेथ पहले 10 साल में हो जाती है तो 75,000 का बेनिफिट दे देंगे। डिपेंडेंट पेंशन पेबल इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी सर्टेन 5,000 पर एनम ऑन ईच रिमेनिंग पॉलिसी एनिवर्सरी ड्यूरिंग द टर्म इफ डेथ अकर्स आफ्टर 10 ईयर बट बिफोर द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द पॉलिसी। डिपेंडेंट पेंशन मिलनी है ऑन ईच रिमेनिंग पॉलिसी एनिवर्सरी, यानी कि अगर उसकी डेथ x प्लस 10 के बाद होती है, अगर उसकी डेथ x प्लस 10 के बाद होती है, तो सपोज 10 और 11 के बीच में हुई तो उसको यहां पे पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अगर 11 से 12 के बीच में हुई तो मतलब अगर 10 और 11 के बीच में हो रही है तो 11 पे पैसा मिल रहा है, 12 पे मिल रहा है, 13 पे मिल रहा है, अप टू 25 तक मिलना है। ठीक है, यानी कि अगर उसकी कर्टेड लाइफ एक्स एज के बाद 24 भी हुई तो भी एक एन्युटी तो उसको मिलने वाली है। ठीक है ना, यानी कि जितनी उसकी कर्टेड लाइफ होगी उससे 25 में से उतनी एन्युटीज को पहले कम कर देते हैं, क्योंकि देखो अगर उसकी कर्टेड लाइफ 10 एज के बाद, एक्स एज के बाद कर्टेड लाइफ अगर 10 है तो उसको 11 से लेकर 25 तक एन्युटीज मिलने वाली हैं। ठीक है, सो अगर मैं ये कहूं कि 11 से जो एन्युटी मिल रही है, 11 पे मिली, 12 पे मिली, इस तरह से अगर कर्टेड लाइफ 10 है तो उसको 25 एन्युटी मिलेंगी, कर्टेड लाइफ 11 है तो उसको 24 एन्युटी मिलेंगी, कर्टेड लाइफ 12 है तो उसको अगर कर्टेड लाइफ अगर 10 है तो उसको 15 एन्युटीज मिलेंगी, अगर कर्टेड लाइफ 11 है उसको 14 एन्युटीज मिलेंगी, कर्टेड लाइफ 12 है तो उसको 13 एन्युटीज मिलेंगी, इस तरह से, और कर्टेड लाइफ 24 है तो भी उसको एक एन्युटी तो मिलेगी। अगर मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू देखूं तो जहां पे एन्युटी मिलनी स्टार्ट हो रही है मैं वहीं पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट केस देखते हैं। 75,000 का बेनिफिट है तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 75,000 v रेज़ टू पावर kx प्लस 1 अगर कर्टेड लाइफ 10 या उससे 10 से कम है, क्योंकि 10 कब होगी, जब 10th ईयर के बाद मरेगा, 10 से 11 के बीच मरेगा। अगर कर्टेड लाइफ 10 से ज्यादा है तो मिलना क्या है, तब मिलनी है एन्युटी। कितनी, जितनी कर्टेड लाइफ होगी उससे कितनी कम, उससे कम नहीं, 25 में से जितनी कर्टेड लाइफ होगी उतनी कम। यानी कि अगर मान लो कर्टेड लाइफ मैंने बोला 10 है तो उसको 11 से लेकर 25 तक मिलनी है, यानी कि उसको 15 एन्युटीज मिलेंगी। कर्टेड लाइफ 11 है तो उसको 12 से लेकर 25 तक मिलेंगी, यानी कि 25 माइनस 11 14 एन्युटीज मिलेंगी। बट इनकी जैसे ही मैं ड्यू करूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आ जाएगी, जहां से पेमेंट स्टार्ट हो रही है। तो यहां पर अगर कर्टेड लाइफ उसकी 10 होती तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आ जाती, 11 पे आती, तो वी रेज़ टू पावर मुझे 11 करना पड़ता। कर्टेड लाइफ 11 होती तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 12 पे आ जाती, मुझे वी पावर 12 करना होता है। यानी कि जितनी कर्टेड लाइफ है उससे एक ज्यादा kx प्लस 1 करके मुझे पीछे लाना है। और बेनिफिट कितने अमाउंट का है, बेनिफिट है अमाउंट हमारा 5,000 का। अगर मान लो ये 25 साल के बियॉन्ड बाद में जाके मरता, ठीक है, 25 साल के बाद जाके मरता, ठीक है, तो अ पेंशन ऑफ 7,500 per annum commencing on the day after the term of the policy expires and with payment on each subsequent policy anniversary while the policy holder is still alive। अगर ये जिंदा रहता है, अगर मान लो इसकी डेथ 25 से 26 के बीच में होती है, अगर इसकी डेथ
25 से 26 के बीच में होती है तो इसको कितनी एन्युटी मिलेंगी? 25 पे मिली होगी बस, ठीक है। यानी कि अगर कर्टेड लाइफ उसकी x प्लस 25 के बाद आती है, कर्टेड लाइफ 25 है तो बस एक एन्युटी मिली होगी। कर्टेड लाइफ 26 है तो उसको 2 एन्युटी मिली होंगी। यानी जितनी कर्टेड लाइफ है उससे 24 एन्युटीज उसको कम मिलने वाली हैं, ठीक है। बट उसकी प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आ जाएगी? अगर कर्टेड लाइफ 25 है तो इसका मतलब यहाँ मिली होगी। तो मुझे सिंपली क्या करना है, हर एक की प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आ रही होगी? 25 पे आ रही होगी। तो मुझे उसको v की पावर 25 से मल्टीप्लाई करना है। और बेनिफिट कितने का है? बेनिफिट है 7500 का। तो हमारा क्वेश्चन था कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू का एक्सप्रेशन लिखना था हमें, वो हमने लिख दिया। एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी हमें, इसका जस्ट मुझे प्रेजेंट वैल्यू का एक्सप्रेशन लिखना था। मैं इसको चाहूं ना तो डेफर्ड वाले को एक और वे में भी लिख सकता हूं। देखो 75,000 तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, बस अगर 9 से पहले मर गया तो 9 या उसके बीच में मरा, मतलब इसको हम चाहें 10 से कम लिखें या लेस देन इक्वल टू 9 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा, क्योंकि कर्टेड लाइफ 10 से जो कम होती है वो 9 तक ही जाती है। तो 9 के इक्वल भी लिख सकता था मैं और लेस देन 10 भी लिख सकता था। दूसरा 5000, मैं इसको ये भी कह सकता हूं A25 में से A के x को माइनस कर दूं। A25 यानी कि 25 एन्युटीज में से जितनी नहीं मिलनी है, सपोज देखो अगर कर्टेड लाइफ 10 होती तो उसको टोटल कितनी एन्युटी मिलती? 15 एन्युटी मिलती। यानी कि 25 एन्युटीज जो आज से ही अगर मान लो मिलनी स्टार्ट हो जाती है, x+1 x+2 अप टू x+25, उसमें से 10 तक तो मिलनी नहीं है, ठीक है। तो हम चाहें तो A25 माइनस A के x पे लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि कर्टेड लाइफ जो हो वो 24 तक की हो, ठीक है। और 7500 की मिलेगी अगर A के x जितनी कर्टेड लाइफ है माइनस में A24, क्योंकि अगर कर्टेड लाइफ 25 भी होती है तो भी उसको A25 माइनस A24 एक एन्युटी तो तब भी मिलनी है ना, जो 25 पे मिल जाएगी उसको। अगर कर्टेड लाइफ 26 होती है तो उसको 2 एन्युटीज मिलनी है, तो A26 माइनस में A24 25 पे मिली और 26 की एज होने पर मिली। A life currently age x is subject to a constant force of mortality 0.02. Constant force of interest is 0.03. मुझे AX चाहिए। देखो AX का फॉर्मूला क्या होता है? AX का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे A बार X चाहिए होता तो मैं क्या करता? 0 से इंफिनिटी VT को मैं E माइनस डेल्टा टी कह सकता हूं, इंटू TPX को मैं E की पावर म्यू टी भी कह सकता हूं। यानी कि 0 से इंफिनिटी E की पावर माइनस 0.03 टी इंटू E की पावर माइनस 0.02 टी। सो A बार एक्स मेरा हो जाएगा E रेस्ट पावर माइनस 0.05 टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करता हूं तो E की पावर माइनस 0.05 टी डिवाइडेड बाय माइनस 0.05, दिस इज माइनस 1 बाय 0.05 E रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस E रेस्ट पावर 0, दैट इज E पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो आंसर मेरा 20 आ गया। अब A बार x की वैल्यू क्या होती है? दैट इज A ड्यू x माइनस हाफ। तो A बार x में अगर मैं हाफ ऐड कर दूं तो मेरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ A ड्यू x निकल जाएगा। इसी तरह मैं A ड्यू x भी कैलकुलेट कर सकता हूं और AX भी कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, वैसे तो ये चैप्टर हमारा हो गया है ख़त्म, बट मैंने आपको बताया था कि मैं एक चीज़ जो है जिसको मैं डिराइव आपको करके दिखा दूंगा क्लास के एंड पे, ठीक है, वो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी हम कर लेते हैं। मैंने किया था किसका? गारंटीड एन्युटी का, ठीक है। मैंने किया था कि गारंटीड एन्युटी के केस में जो हमारा रिजल्ट आया था, फिर से मैं लिख रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मैंने
ये बताया था कि गारंटीड एन्युटी का एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू जो था ए ड्यू एक्स एन बार था, ठीक है, जिसको मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था समेशन के इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 इंटू ए ड्यू एन के एक्स इज इक्वल टू के प्लस के इज इक्वल टू n टू इन्फिनिटी ए ड्यू के प्लस 1 इंटू पी ऑफ के एक्स इज इक्वल टू के। यानी कि अगर अप टू n तक मर भी गया तो भी ए ड्यू एन तो मिलनी ही है, बट अगर n के बाद मरता है तो ए ड्यू के प्लस 1 एन्युटीज उसको मिलेंगी, ठीक है। तो अगर हम इसमें पहले k को 0 लेते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं ए ड्यू एन इंटू पी ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस ए ड्यू एन पी ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस सो ऑन ए ड्यू एन इंटू पी ऑफ के एक्स इज इक्वल टू एन माइनस 1 प्लस में समेशन के इज इक्वल टू जो n से वैल्यू डालनी है तो n से लेकर इन्फिनिटी ए ड्यू के प्लस 1 इंटू पी ऑफ के एक्स इज इक्वल टू के। ए ड्यू एन को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस वी पावर 2 प्लस सो ऑन अप टू वी एन माइनस 1 इंटू पी ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू वी की पावर एन माइनस 1 इंटू पी ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस सो ऑन, ठीक है। और जो बाद वाला है ये वाले को हम लिख सकते हैं 1 प्लस, अगर मान लो के को मैं n लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वी प्लस सो ऑन अप टू वी पावर n तक जाएगा इंटू पी ऑफ के एक्स इज इक्वल टू एन प्लस k को मैं n प्लस 1 लेता हूं तो ये 1 से लेकर v n प्लस 1 तक जाएगा इंटू पी ऑफ के एक्स इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस सो ऑन, ठीक है। ये चलिए अब मैं 1 वाली सारी टर्म्स को कर लेता हूं इकट्ठा, 1 वाली सारी टर्म्स को मैं कर लेता हूं इकट्ठा, तो क्या बचेगा, ये आएगा पी ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 0 के एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस सो ऑन के एक्स इज इक्वल टू एन प्लस के एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1 प्लस सो ऑन टिल इन्फिनिटी। फिर मैं v पावर 1 वाली टर्म सारी इकट्ठी करता हूं, बट वो कहां से स्टार्ट होगी, वो भी v पावर 1 वाली भी कहां से स्टार्ट होगी, के एक्स इज इक्वल टू 0 तो आएगा ही, प्लस सो ऑन के एक्स इज इक्वल टू एन के एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1 सारे ही आएंगे, सो ऑन प्लस सो ऑन। v पावर n माइनस 1 तक तो सारी टर्म्स आने वाली हैं, v पावर n माइनस 1 तक तो सारी टर्म्स आने वाली हैं, बट जब हम आगे बढ़ेंगे यानी जब v पावर n की बात करेंगे तो उसमें ये जो पहले वाला एक्सप्रेशन था ना ये इंक्लूड नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ कौन सी आएंगी टर्म्स, उसमें टर्म्स आएंगी के एक्स इज इक्वल टू एन के एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। और v n प्लस 1 में कहां से स्टार्ट होगी, के एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1 से स्टार्ट होके टिल इन्फिनिटी तक जाएगी। यहां तक क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम ये सारा किसके बराबर होता है, मैं कहता हूं या तो पहले साल मरे, मतलब x के बाद या तो पहले साल मरे, दूसरे साल मरे, तीसरे साल मरे, चौथे साल मरे, कभी ना कभी तो मरेगा ही। इसका मतलब इन सब का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये बनेगा तुम्हारा 1, ये भी सारा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तो 1 प्लस वी स्क्वायर सो ऑन अप टू वी एन माइनस 1 तक। इनके साथ तो सबके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमें इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्लस v पावर n, क्या बचा, n से लेकर इन्फिनिटी p ऑफ के एक्स इज इक्वल टू के प्लस वी एन प्लस 1 के इज इक्वल टू एन प्लस 1 से इन्फिनिटी p ऑफ के एक्स इज इक्वल टू के बचा, प्लस सो ऑन। देखो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन तो हमारा बन गया ए ड्यू एन, इन दोनों में दो दो समेशन है। देखो v पावर n है तो n से इन्फिनिटी है, n प्लस 1 है तो n प्लस 1 से इन्फिनिटी है, यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूं कि v की पावर j है, j की वैल्यू मुझे कहां से कहां तक डालनी है,
n से लेकर इन्फिनिटी तक डालनी है, ठीक है, v की पावर j है और n से लेकर इन्फिनिटी डालनी है। बट साथ ही मुझे जो p ऑफ kx इज इक्वल टू k लेना है, अगर j इज इक्वल टू n टू इन्फिनिटी है तो मुझे यहां पर जो समेशन लेना है, प्रोबेबिलिटीज जो लेनी है वो भी अगर n से इन्फिनिटी है तो मैं ये क्या करूंगा, j इज इक्वल टू n टू इन्फिनिटी है और k इज इक्वल टू n टू इन्फिनिटी है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे समेशन ऑफ p ऑफ kx इज इक्वल टू k। बस k की वैल्यू मुझे कहां से लेनी है, j से लेकर इन्फिनिटी तक लेनी है। क्योंकि देखो ना, अगर मैं j को n लेता हूं तो मेरा क्या टर्म बनेगा, यहां बनेगा v की पावर j और यहां बनेगा k को j लेना है और j से इन्फिनिटी, ठीक है। तो j मेरा क्या था, n था, तो ये मेरा बन जाएगा k इज इक्वल टू n टू इन्फिनिटी। अगर मैं j को लेता हूं n+1, अगर मैं लेता हूं j को n+1 तो मेरा k क्या हो जाएगा, n+1 से इन्फिनिटी, तो मेरा ये वाला टर्म आ गया और v की पावर क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। अब ये बताइए, ये मेरा बन गया a ड्यू n, ठीक है। j से इन्फिनिटी तक अगर कोई जिंदा रहता है तो इट इज सिंपली कि वो j पे तो जिंदा है, तो v पावर j एज इट इज रहा। अगर मैं कह रहा हूं j से इन्फिनिटी तक मुझे कर्टेड लाइफ्स का सम करना है, तो इसका मतलब ये आपको याद होगा जब हम kx ग्रेटर देन इक्वल टू n करते थे तो हम उसको npx लिखा करते थे। तो j से इन्फिनिटी तक अगर सम करना है तो उसको मैं क्या कह दूंगा, jpx कह दूंगा। तो यही मैंने डिराइव किया था कि a ड्यू xn गारंटेड के केस में किसके बराबर आया था, a ड्यू n प्लस j इज इक्वल टू n टू इन्फिनिटी v पावर j इंटू jpx आया था, ठीक है। अगेन सही, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी समझना जरूरी है। सो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया।